हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वाइट पेज एग्जाम पर। तो दोस्तों मैं हूं साजिद और फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं एक और नई क्लास के साथ। दोस्तों आज की जो क्लास का टाइटल और थंबनेल आप सभी देख चुके होंगे। दोस्तों आज हम बात करने कहते हैं क्लास 10th हिंदी रस छंद अलंकार के महत्वपूर्ण प्रश्न। रस छंद अलंकार के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो जो रस छंद अलंकार से जो पिछले प्रीवियस में प्रश्न पढ़े हैं दोस्तों, आज उनके बारे में विस्तार से बात करूँगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल पर नहीं हो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, इस वीडियो कर दो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो दोस्तों हाँ, क्लास शुरू करने से पहले एक प्यार सा कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना और दोस्तों इस वीडियो को भी अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। और दोस्तों आज की जो हमारा लाइक का टारगेट है वो है दोस्तों 500 लाइक का टारगेट है। दोस्तों आप 500 लाइक भी पूरी कर देना। अब करते हैं यानी यूपी बोर्ड एग्जाम 2023। आप सभी जानते हैं कि जो यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हैं दोस्तों वे 16 फरवरी से स्टार्ट हो रही हैं। दोस्तों 16 फरवरी से स्टार्ट हो रही है और दोस्तों आपका पहला हिंदी का ही पेपर होने वाला है। तो दोस्तों उस चीज़ को नज़र रखते हुए मैं दोस्तों आपकी हिंदी की तैयारी अब मैंने बहुत ज़्यादा यानी वो कर दिया। तो दोस्तों हम हिंदी की मैंने हिंदी का लगभग 20-25 क्लास में आपका पूरा सिलेबस करा दिया है। दोस्तों जो अगर आपने पूरा सिलेबस पूर्ण कर लिया तो दोस्तों आपके 70 में से 65 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले। यानी यूपी बोर्ड एग्जाम में जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 होगा उसमें हिंदी के आपके 70 में से दोस्तों आपके 65 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले। तो दोस्तों आप इन क्लासों को जरूर देखें। तो दोस्तों यानी रस छंद अलंकार के महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी दोस्तों आज जो क्लास 10th होगा हिंदी वो उसके रस छंद अलंकार के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं रस छंद अलंकार के महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों 4 से 5 नंबर की आपकी परीक्षा होने वाले हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको यही कराऊंगा, रस और छंद से रिलेटेड सभी जानकारी दूंगा। दोस्तों सभी वे क्वेश्चन है जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। दोस्तों सभी वे क्वेश्चन है जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। दोस्तों मैं वो क्वेश्चन लेकर आया हूँ तो 2012 से लेकर 2022 तक लगातार पूछे गए, 2012 से लेकर 2022 तक लगातार पूछे गए हैं। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर कक्षा 10 और कक्षा 12 के कंप्लीट सिलेबस की तैयारी कराई जा रही है। कक्षा 10 और कक्षा 12 के कंप्लीट सिलेबस की तैयारी कराई जा रही है। तो दोस्तों अगर आप कक्षा 10 या कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं तो दोस्तों आप हमारे से जरूर जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम को पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की दोस्तों इसमें है कि टारगेट 16 फरवरी 2023। ये दोस्तों जो भी छात्र 2023 में यानी बोर्ड की परीक्षा देगा उनका हमने टारगेट फिक्स कर रखा दोस्तों 70 में से 65 नंबर। यानी 70 में से दोस्तों 65 या 60 नंबर के समथिंग आपको लेकर आने हैं। 70 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। क्या दोस्तों 70 नंबर आज की क्लास से आपके पक्के होने वाले हैं। हास्य रस दोस्तों सबसे पहले हम हास्य रस के बारे में जानकारी देंगे। यानी हास्य रस क्या होता है, इसके उदाहरण के बारे में, इसकी सब चीज़ के बारे में बताऊंगा मैं। तो यानी किसी की आकृति, वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद के भाव जागृत होते हैं वह हास्य कहा जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, किसी की आकृति, वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर, यानी हम किसी की भी आकृति को देखकर, किसी भी वेशभूषा देखकर, चेष्टा को देखकर हृदय में जो विनोद के भाव जागृत होते हैं, जो हृदय में जो विनोद के भाव जागृत होते हैं वह हास कहा जाता है। वहाँ क्या, वहाँ हास कहा जाता है। यही हास जब विभाव, अनुभव व संचारी भाव में पुष्ट हो जाता है तो उसे हास्य रस कहा जाता है। ये दोस्तों क्या कह रहा है, किसी की भी आकृति, यानी दोस्तों आपने देखा होगा आप कोई कॉमेडी फिल्म देख रहे हैं दोस्तों, आपको उसे देखकर हंसी आएगी तो क्या है, वो हास्य रस ही तो है। जब भी आपको किसी भी चीज़ पर किसी की भी आकृति, दोस्तों आप वहाँ जाते हो सर्कस देखने, वहाँ आपको जोकर दिखता है दोस्तों, उसकी वेशभूषा देखकर आपको हंसी नहीं आती। आप दोस्तों खेल देखते हैं, उनकी जो वेशभूषा होती है उन्हें देखकर हंसी नहीं आती। तो दोस्तों ये भी तो वही है, यदि किसी की भी आकृति, वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का मतलब है दोस्तों हंसी के जो भाव जागृत होते हैं वह हास कहा जाता है। और यही हास जब विभाव, अनुभव व संचारी भाव से पुष्ट हो जाते हैं तो उसे हास्य रस कहा जाता है। यानी यही हास जब विभाव, अनुभव व संचारी भाव से पुष्ट हो जाते हैं तो उसे हास्य कहा जाता है। क्या, उसे हास्य कहा जाता है। अब हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। दोस्तों ये मुझे लगता है कि आपकी परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी बार पूछने की उम्मीद है कि हास्य रस का जो स्थायी भाव क्या होता है, वो दोस्तों हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, हास्य रस का स्थायी भाव क्या, हास होता है। अब दोस्तों इसी तरह से इसका देखें उदाहरण देखेंगे। देखो इसका उदाहरण पढ़ो, आपको उदाहरण पढ़ते आप समझ जाएंगे कि क्या कहना चाह रहा है आपको। शीश पर गंगा हंसने की बात करिए तो दोस्तों हास्य रस होगा। भुजनी भुजंग हंसे, यानी भुजनी भुजंग हंसे, हास ही को दगो भैयो नंगा के विवाह। ये दोस्तों आपको इस उदाहरण पढ़ के आपको किस चीज़ की हो रही है, कह रहा है कि शीश पर गंगा हंसे, यानी शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंग हंसे, हास का मतलब यानी हंसी, हास ही को देखे, दगो भैयो नग के विवाह। दोस्तों आपको इस उदाहरण को पढ़कर एक हास्य रस की उत्पत्ति सी नजर होती भी आ रही है।
अब दोस्तों यानी इसमें देखते हैं, अब देखते हैं अगला रस हमारा है करुण रस। करुण रस किसी भी प्रिय वस्तु, व्यक्ति आदि के अनिष्ट की आशंका अथवा इनके विनाश से उत्पन्न क्षोभ अथवा दुख की संवेगात्मक स्थिति को करुण रस कहा जाता है। ये दोस्तों अगर जहाँ खुशी हो रही है वहाँ क्या होगा, वहाँ जहाँ खुशी हो रही है दोस्तों वहाँ तो हास्य रस है। दोस्तों जहाँ खुशी है वहाँ क्या है दोस्तों, वहाँ तो हास्य रस है। लेकिन जहाँ दुख है वहाँ क्या है दोस्तों, वहाँ करुण रस होगा। वहाँ क्या होगा, करुण रस होगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, जहाँ भी हमारा दुख है वहाँ करुण रस होगा। यानी कह रहा है ना, किसी भी प्रिय वस्तु, व्यक्ति आदि के अनिष्ट की आशंका अथवा उसके विनाश से उत्पन्न क्षोभ अथवा दुख की संवेगात्मक स्थिति को करुण रस कहते हैं। यानी आपसे कोई प्रिय वस्तु आपसे दूर बिछड़ कर चला जाता है दोस्तों, किसी की फैमिली में डेथ हो जाती है, तो दोस्तों वो क्या होगा, यानी जब हमें वहाँ दुख की उत्पत्ति होती है तो वहाँ क्या होगा, वहाँ करुण रस होगा। अब है करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। दोस्तों जो करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है, शोक होता है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा, शोक होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। अब दोस्तों इसका उदाहरण देखेंगे, शोक विकुल सब रोवेही रानी। शोक विकुल सब रोवेही रानी। इन दोस्तों शोक पहले में ही आ गया, शोक का मतलब कहीं ना करुण रस का स्थायी भाव शोक होता था, कह रहा है शोक विकुल सब रोवेही रानी, रूपु सिलु ब्लू तेलु बखानी, करही विलाप अनेक पुकारा, परही भरी भीमतल बरही बहारा। इन दोस्तों आपको इसमें पढ़कर किस चीज़ का अनुभव हो रहा है दोस्तों, आपको थोक शोक विकुल विरही रानी, रूपु सिलु बलु तेल बखानी, करही विलाप अनेक पुकारा, परिह भूमितल बरही बारा। ये दोस्तों इन चीज़ को पढ़कर आपको किस चीज़ का महसूस हो रहा दोस्तों, इन सभी पंक्तियों को पढ़कर आपको एक तरह से दुख की यानी दुख की सी उत्पत्ति महसूस हो रही है, दोस्तों क्या होगा, करुण रस होगा। ध्यान रखना दोस्तों, हास्य रस का जो स्थायी भाव होता है वो हास होता है, और जो दोस्तों करुण रस का जो स्थायी भाव होता है क्या होता है, शोक होता है। तो दोस्तों अब चलते हैं अगले पेज पर। अब देखते हैं दोस्तों अलंकार। अब हमारे अलंकार शुरू होंगे दोस्तों। सबसे पहला है उपमा अलंकार, जहाँ पर किसी वस्तु या व्यक्ति की उपमेय या किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु यानी उपमान से किसी गुण धर्म आदि के आधार पर समानता बताई जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। यानी जहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु की उपमेय किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से किसी उपमान, यानी दोस्तों जहाँ पर किसी व्यक्ति वस्तु उपमेय और किसी अन्य व्यक्ति वस्तु या उपमान से किसी धर्म गुण आदि के आधार पर समानता बताई जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। वहाँ पर क्या उपमा अलंकार होगा। अब इसका उदाहरण जैसे मुख मयंक सम मजु मनोहर, मुख मयंक सम मनोहर। तो दोस्तों ध्यान रखना, जहाँ पर किसी वस्तु या व्यक्ति की उपमेय या किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से किसी धर्म या गुण के आधार पर समानता बताई जाए वहाँ क्या होगा, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण को मुख मयंक सम मंजू मनोहर, मुख मयंक सब मंजू मनोहर, ये क्या है दोस्तों, ये इसका उदाहरण है उपमा अलंकार का। अब देखते हैं रूपक अलंकार क्या होता है। जहाँ उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप होता है, अर्थात जहाँ उपमेय और उपमान में कोई भी भिन्नता प्रदर्शित ना की जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। दोस्तों जहाँ पर, अब इसे सही से देखिए, जहाँ उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप होता है, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, अर्थात जहाँ उपमेय और उपमान में कोई भिन्नता यानी उपमेय और उपमान में कोई भिन्नता प्रदर्शित ना की जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। वहाँ क्या रूपक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के लिए चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, जो चरण है वो किसके, कमल बंदो हरिराई, जो चरण है दोस्तों वे चरण कमल बंदो हरिराई है। दोस्तों जो हमारे पैर हैं यानी जो चरण है वे किसके, जो हमारे पैर है वो कमल के समान है, कमल के समान है। अब देखते हैं दोस्तों उत्प्रेक्ष अलंकार। उत्प्रेक्ष अलंकार देखते हैं, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। यानी दोस्तों जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ क्या होगा, वह उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। अब उदाहरण के लिए देखते हैं दोस्तों, उदाहरण के लिए है सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोनी गात, मनो नील मनु शैल पर आपतु प्रयोग प्रभात। यानी क्या इसका उदाहरण है। तो ध्यान रखना उत्प्रेक्ष अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोनी घात, मनो नील मनु शैल पर आपतु प्रयोग प्रभात, क्या उपमा अलंकार का उत्प्रेक्ष अलंकार का उदाहरण है। अब देखते हैं दोस्तों, इसमें आता है हम सोठा दोहा रोला, ये तीनों चीज़ पढ़ेंगे इसमें। दोस्तों आप में ध्यान रखना, दो ही रस दे रखे, रस में आपके दो ही रस है,
श्रृंगार रस और करुण रस। और आपके जो है अलंकार में भी आपके दो ही अलंकार है। एक तो दोस्तों आपका सबसे पहला अलंकार उपमा अलंकार है, उपमा अलंकार के बाद में दोस्तों रूपक अलंकार है, और रूपक अलंकार के बाद में उत्प्रेक्ष अलंकार है। अब दोस्तों देखते हैं सोरठा। सोरठा क्या होता है? यह दोहे का उल्टा छंद होता है। दोस्तों जो सोरठा होता है दोहे का उल्टा छंद होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं तथा दूसरे व चौथे चरण में 13 मात्राएं होती है। ये दोस्तों इसके ये दोहे का उल्टा छंद है। इसके पहले चरण में दोस्तों आपको उदाहरण देके नहीं पूछेगा, अगली हर बार तो उदाहरण देकर पूछता था, अब की बार आपको खाली से ही पूछेगा। यह दोहे का उल्टा छंद है। यह जो सोरठा होता है वो दोहे का उल्टा छंद होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। यानी पहले में दोस्तों ध्यान रखना, पहला और तीसरे चरण में कितनी 11 मात्राएं होती है, तथा दूसरे यानी सेकंड नंबर और चौथे नंबर के चरण में 13 मात्राएं होती हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, सोरठा क्या होगा? ये दोहे का उल्टा छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं तथा दूसरे व चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। जैसे दोस्तों जो सुमिरत सिद्धि होए गगन नायक करिवर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि रचित शुभ गुण सदन। यानी दोस्तों इसका पहला 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 10 और 11। दोस्तों पहले चरण में कितनी होगी? पहले चरण में 11 होगी। पहले चरण में कितनी होगी? 11। अब दोस्तों तीसरा चरण देखिए, करहु 1 2 3 4 2 6 7 8 8 2 10 और 11। तीसरे चरण में कितनी होगी? दोस्तों तीसरे चरण में भी 11 होगी। अब दूसरे चरण की कितनी है? 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। दोस्तों 13 होगी। और दोस्तों चौथे चरण में देखिए 1 2 3 4 2 6 और 1 7 8 9 10 11 12 13। यानी इसमें कितनी होगी? यानी 11 11 11 11 13 13। यानी पहले चरण में 11, तीसरे चरण में भी 11, दूसरे में 13 और दोस्तों चौथे में भी क्या? 13। यानी पहले चरण में 11 पहले तीसरे चरण में 11, दूसरे चौथे में 13 मात्राएं होती हैं। अब दोस्तों चलते हैं यानी रोला छंद की तरफ। अब रोला छंद क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों आपको रोला छंद भी दिख गया होगा, ये रहा रोला छंद के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों रोला छंद क्या है? यानी रोला छंद है कि यह जो रोला छंद है वो क्या कर रहा है? यह सममात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। दोस्तों रोला छंद में कितने? 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं व 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। तो ध्यान रखना, रोले में क्या होता है दोस्तों? रोले में होता है, रोले में टोटल 24 मात्राएं होती हैं। रोले में क्या दोस्तों? रोले में टोटल 24 मात्राएं होती हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, यह क्या है दोस्तों? यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। दोस्तों ये ध्यान रखना रोले के बारे में। दोस्तों आपको इसका उदाहरण नहीं पूछेगा, खाली आपसे डेफिनेशन पूछ के यानी इतना ही पूछेगा और आपको छाटने देगा कि रोले में कितनी मात्राएं होती हैं। 24 28 30 32। तो दोस्तों आपको 24 आपकी ओमार सीट में 24 लगाना है। अब कह रहे हैं कि दोहा, यह अर्ध सममात्रिक छंद होता है। दोस्तों जो दोहा होता है वो अर्ध सममात्रिक छंद होता है। यह 2 प्रकृति का होता है। इसमें 4 चरण माने जाते हैं। यानी दोस्तों दोहा 2 प्रकृति का होता है, इसमें 4 चरण माने जाते हैं। यह सोरठे का उल्टा होता है। इसके पहले व तीसरे चरण में 13 मात्राएं तथा दूसरे व चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है। दोस्तों जो दोहा होता है वो सोरठे का उल्टा होता है। यानी इसके पहले और दोस्तों तीसरे चरण में कितनी? 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में कितनी? 11 मात्राएं होती हैं। और दोस्तों ये तो हो गया ये तो हो गया दोस्तों दोहा। दोस्तों आप ये सोरठे का याद करो। सोरठे का हमने क्या लिखवाया था? पहले और तीसरे चरण में 11, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती है। यानी दोस्तों ये क्या? ये हो गया सोरठा हो गया। ये क्या हो गया? सोरठा हो गया। तो दोस्तों ध्यान रखना, सोरठे का उल्टा छंद है। तो इसने यहाँ एक बार बोल भी दिया कि यह अर्धसम्मातिक छंद होता है, अर्धसम्मातिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, पर यह सोरठे का उल्टा छंद है। इसके पहले व तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती है। यह दूसरे व चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है। तो दोस्तों ध्यान रखना है किसके? यह सोरठे का बिल्कुल उल्टा होता है। सोरठे का क्या होगा दोस्तों? सोरठे का बिल्कुल उल्टा होता है। तो दोस्तों यानी आप ये छोटी छोटी वीडियो देखते रहना 15-16 मिनट की। दोस्तों मैं इसमें ही आपका बहुत ज़्यादा कवर करा दूँगा जो आपकी बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यानी यूपी बोर्ड एग्जाम की जो हमारे रस छंद अलंकार के महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, जो आपकी ओमार सीट पर आपकी बार भरे जाने हैं दोस्तों, वो मैंने आपको सोल्व करा दिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यानी ये जो क्वेश्चन है आपको
समझ में आए होंगे। तो दोस्तों अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आए हो तो दोस्तों आपको एक ही कार्य करना है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना है। जो हमारी ये क्लास है इसे अपने दोस्तों तक शेयर करना है और दोस्तों लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करनी है और दोस्तों कमेंट भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर देना। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को भी अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना। और हाँ दोस्तों, तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद।